स्टूडेंट 11th क्लास का लेसन 7 संघवाद, ये नया चैप्टर है, इसको शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पिछले वाले वीडियो में आपने जो वो सेकंड बुक है उसमें आपने पढ़ा था समानता के बाद में उसमें 3 लेसन आपने पढ़ लिए थे। तो आज ये फर्स्ट बुक है भारत का संविधान और को लेकर, तो इसमें हम पढ़ेंगे संघवाद। 7th चैप्टर है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इस लेसन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेसन में आप पढ़ेंगे संघवाद क्या है, यानी कि संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की परिभाषा क्या होती है, संघवाद किस तरीके से काम करता है, वो सारी बातें आप जानेंगे। साथ ही साथ इसमें आप ये भी पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, वो भी आप जानेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 है जो इसके बारे में प्रावधान करता है, वो आप समझेंगे। केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से विषयों का बंटवारा किया गया है, विशेष राज्य किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अलग अलग पार्ट में जो है आपका लेसन बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट में तो हम केवल आज इन दोनों पर ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। संघवाद क्या है? देखिए, किसी भी देश की स्थापना या किसी भी देश को यूनियन बनने के लिए, संघ बनने के लिए पहली जो शर्त है वो क्या है? राज्यों और केंद्रों के बीच में आपसी सहमति। तभी किसी राज्य की स्थापना की जाती है, किसी देश की स्थापना की जाती है, उसको संघ बनाया जाता है। और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं संघवाद। तो संघवाद क्या है ये आपने जाना, यानी कि कोई भी देश है, उस देश में किस प्रकार से राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे, किस प्रकार से वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो चलेगी, किस प्रकार से आप देखते हैं राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया जाता है, राज्यों को क्या क्या अधिकार होंगे, नागरिकता किन किन लोगों को देंगे, किस प्रकार से दी जाएगी, ये सारी व्यवस्था जो है एक संघीय देश के तहत की जाती है। तो उसी को हम संघवाद कहते हैं। यानी कि सारे जो अधिकार हैं और जो भी ड्यूटीज़ है वो सभी का बंटवारा समान रूप से किया जाता है, तो संघवाद की श्रेणी में आता है। संघवाद आपने जाना। आप देखते हैं जब भारत का नक्शा आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई राज्य ऐसे, पहले आप ब्रिटिश काल का नक्शा देखते हैं तो अब और वर्तमान में तुलना करते हैं तो आप ये पाते हैं कि शुरू में जब 1947 की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज यहाँ राज करते थे। और वर्तमान में आप देखते हैं तो कई ऐसे स्टेट हैं, नए स्टेट बन गए हैं, कई राज्यों के नाम बदल गए हैं, कई नए राज्य की स्थापना हो गई है। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब हमें एक संविधान, एक देश का संविधान उसे देता है करने के लिए, जो उस देश की जो व्यवस्था है उसको संचालित करता है। तो भारत में एक संविधान है, तो भारत का संविधान, राज्यों के नाम बदलने, ये सारी हम अगले इसमें पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो जैसे मैसूर है तो मैसूर का नाम बदलकर अभी कर्नाटक हो गया है, और मद्रास का तमिलनाडु हो गया है। नए राज्य बन गए, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद क्या, तेलंगाना है, नया स्टेट बना अभी। उसके पहले 3 स्टेट बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और ये जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ये सारे स्टेट इस तरह से बने हैं। नए नए राज्य आप देखते हैं कि ये सब आप ये अधिकार पाते हैं। तो इस प्रकार से ये कानून जो व्यवस्थाएं संचालित की जाती है उसी को आप संघवाद के नाम से जानते हैं। भारत में आप देखते हैं संघवाद की स्थापना, संघवाद की शुरुआत कैसे हुई? 1947 से हम अभी भी क्या संघवाद की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के पास 563 रियासतें थी, 563 रियासतें थी। और ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे, उन अंग्रेज़ों ने जहाँ शासन किया, उनकी रियासत, उनके जो क्षेत्र थे वो अलग थे। इन सभी रियासतों को और इन सबको एक करना। अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के गए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हमने जहाँ शासन किया है वो तो क्या है हम आपको देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इन देशी रियासतों की या देशी रियासतों को छूट दी गई कि वो क्या करें, या तो भारत में अपना विलय करें या स्वतंत्र राज्य बने, जैसा वो चाहें वो वैसा कर सकते हैं। तो इन सबको एक करना अपने आप में एक चुनौती थी। तो इस कार्य को किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने। इन तीनों की कूटनीति से भारत को जो आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं, इस तरीके से वर्तमान में आप भारत को देखते हैं उस स्वरूप में आया। तो ठीक है, तो ये तो थी हमारे देश की स्थिति। क्या
विदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था चली है। हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के संविधान की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ में संघवाद किस तरीके से 1988 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ की स्थापना की गई थी। वहाँ पर जो लोग थे, जो स्टेट थे, आप देखते वेस्ट इंडीज़ जो देश है ये छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक राज्यों का एक समूह है, उसी को हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज़ राज्यों का एक समूह है, जिस प्रकार भारत एक राज्यों का समूह है। तो वेस्ट इंडीज़ एक देश है। वेस्ट इंडीज़ की टीम का नाम आपने सुना होगा। 1958 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ की स्थापना की गई, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ की स्थापना की गई थी, यानी कि वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना की गई थी। ये सबसे ये जो स्थापना की ये फेडरेशन बना, ये इसकी इकाइयाँ बहुत कमज़ोर थी, यानी कि पूर्ण रूप से ये प्रभावी नहीं हो सका। तो इस कारण से क्या हुआ, 1962 में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी, जो संघीय व्यवस्था की, जो वहाँ के जो लोग थे, जो राजनीतिक दलों में सक्रिय थे, उन लोगों ने 1962 में क्या किया, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, यानी कि प्रतियोगिता बढ़ती गई। तो इसमें क्या 1962 में संघीय व्यवस्था, ये फेडरेशन ऑफ जो वेस्ट इंडीज़ बना था, इसको समाप्त कर दिया, ये फेल हो गया। फिर इसके बाद में निरंतर राजनीतिक अस्थिरता चलती रही। 1973 में आप देखते हैं चुंगू आराम संधि की गई थी। वेस्ट इंडीज़ के वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ थे उन्होंने चुंगवारा नाम की एक जगह है, वहाँ पर संधि की गई वेस्ट इंडीज़ में, और उस संधि के तहत जो वहाँ के लोग नेता थे उन सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई संधि के तहत कि वेस्ट इंडीज़ में क्या इन सारे प्रावधान किए जाएंगे। कौन कौन से, यानी कि संसद की स्थापना, यानी कि एक पार्लियामेंट होगी जिसमें वेस्ट इंडीज़ के जो लोग हैं वो चुनकर जा सकते हैं, आम आदमी कोई भी चुन के जा सकता है। एक न्यायपालिका होगी, यानी कि कोर्ट होगा जो सर्वोच्च होगा। मुद्रा, यानी कि जो करेंसी है उसका कैसे निर्धारण किया जाएगा, वो सारी व्यवस्था होगी। कैरेबियन समुदाय वहाँ के एक विशेष एक समुदाय है, उसकी जो डिमांड है, उनकी मांग है, उनको ध्यान में रखते हुए कैरेबियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सारी समस्याएं जो 1958 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ जब बनाया गया था, इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया था। जब 1973 में वापस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ की स्थापना की गई थी। तो साझा व्यापार, यानी कि राज्य और केंद्र में जो व्यापारिक अनुमति है उनको लेकर भी कुछ व्यवस्थाएँ की गई थी। तो ये सारी बातें थी विदेशी व्यापार को लेकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो संघवाद क्या है? संघ किसे कहते हैं? संघ का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्य, यानी कि एक जो राज्य होते हैं वो अपनी शक्तियाँ केंद्र को दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करें, हम पे रूलिंग करें कुछ शर्तों के साथ में, जैसा वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। वेस्ट इंडीज़ में एक नए संविधान की स्थापना की 1973 में। 1958 में फेडरेशन ऑफ ये बनाया गया था, संविधान भी लागू, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 1973 में संवैधानिक प्रावधान किए गए, उन सारी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की गई थी। तो संघवाद क्या, संघ किसे कहते हैं? यानी कि हम संघ का मतलब यहाँ देश से लेते हैं, संघ का मतलब होता है फेडरेशन। वर्तमान में आप देखते हैं फेडरेशन जो व्यवस्था है, फेडरेशन 3 प्रकार से, संघ जो है जो व्यवस्था है वो 3 प्रकार से देशों में देखने को मिलती है, विश्व में देखने को मिलती है। विश्व में 3 प्रकार से जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पाई जाती है। पहली है कॉन्फेडरल, यानी कि कॉन्फेडरल व्यवस्था, ये सबसे कमजोर शासन तंत्र में माना जाता है। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संवैधानिक रूप से संविधान जो कानून व्यवस्था है, यानी कि किसी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए 3 प्रकार से ये संघ बनाए जाते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं संघवाद। फेडरेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ राज्य क्या हैं अपनी शक्तियाँ केंद्र को दे देते हैं और एक कॉन्फेडरल का निर्माण करते हैं, एक संघ का। इन तीनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो संघी है। हिंदी में इनको संघी कहते हैं, नाम अलग अलग है, इनके अर्थ जो है हिंदी में वो एक ही है, संघ इन सभी के। तो कॉन्फेडरल क्या है, इनमें जो राज्य होते हैं वो कहते हैं कि हम क्या हैं, केंद्र में मिल जाते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। और ये सबसे कमज़ोर तंत्र माना जाता है, सबसे कमज़ोर है ये, सबसे कमज़ोर माना जाता है। इसमें ये शर्त दी जाती है कि कोई भी राज्य जब चाहे तब जो केंद्र है उससे अलग हो सकता है, जो मुख्य देश है उससे अलग हो सकता है जब चाहे तब। यानी कि एक तरीके से सबसे कमज़ोर तंत्र माना जाता है कि कोई विवाद हो गया तो चलो वहाँ से अलग हो गए। अब इसी का ही थोड़ा परिष्कृत रूप, यानी कि थोड़ा शुद्ध रूप माना जाता है फेडरेशन। जैसे अमेरिका, रूस जैसे देशों के लिए फेडरेशन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, इससे थोड़ा सा ये मजबूत है, थोड़ा सा ऐसे, यानी कि इसमें कुछ राज्य क्या करते हैं, यानी कि राज्य क्या करते हैं,
केंद्र जो राज्य होते हैं वो राज्य केंद्र को क्या देते हैं, अपने कुछ अधिकार दे देते हैं, यानी कि केंद्र में मिल तो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप हम पे रूलिंग कीजिए, हम केंद्र के साथ यानी कि केंद्र सरकार के साथ हैं, यानी कि जो भी आप व्यवस्थाएं बनाएंगे उनको हम लागू कर मानेंगे, जो आप चाहें वैसा होगा। लेकिन इसमें एक शर्त दी जाती कि अगर समझौता, यानी कि सभी जो राज्य एक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या है इसमें शामिल होते हैं, यानी कि जो भी राज्य फेडरेशन का अंग बनता है तो वो ये शर्त रखता है, वो एक समझौता किया जाता है केंद्र और जो संबंधित राज्यों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में एक समझौते के परिणाम स्वरूप इस फेडरेशन का निर्माण होता है। अगर वो समझौता जब टूट जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, फेडरेशन भी टूट जाता है उन दोनों राज्यों के बीच में और वो राज्य उससे अलग हो जाता है। यानी कि एक समझौते के तहत समझौता के तहत कोई भी राज्य इसमें शामिल हो जाता है, समझौता टूटा तो उससे वो अलग हो सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका देश बनता है, जिसमें टेक्सास है, जॉर्डन है, ये वो सारे ऐसे राज्य हैं। तो इन 50 राज्य, ये सारे जो 50 राज्य हैं ये एक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या है, केंद्र में मिले हैं, यानी कि अमेरिका का राज्य बने हैं। अगर जब वो समझौता टूटता है तो ये क्या है, जो मूल देश उससे अलग हो सकते हैं। तीसरा जो है वो है यूनियन। ये इन दोनों से क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे ज़्यादा जो काम में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है। भारतीय संविधान के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत देश क्या है, एक समझौते का परिणाम नहीं है, कोई भी राज्य से अलग नहीं हो सकता। दोनों बातें, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माता ने इस बात को पहले से ध्यान में रखा कि अगर हम फेडरेशन कॉन्फेडरल बनाएंगे तो कभी भी राज्य टूट जाएंगे, फेडरेशन बना देंगे तब भी क्या है, समझौता करके बनाएंगे, देखो तुम्हारी भाषा लैंग्वेज है, भाषा इनको सबको हम ध्यान में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा करते तब भी फेडरेशन टूट जाता। तो संविधान निर्माताओं ने उन्होंने आगे तक की सोची, हमारा भारत जो हम भारत बनाने जा रहे हैं ये हजारों सालों तक, लाखों सालों तक रहे, कोई भी राज्य से अलग ना हो, कभी टुकड़े नहीं हो देश के। इस वजह से यूनियन शब्द का प्रयोग किया और यूनियन शब्द का प्रयोग करना अपने आप में संविधान निर्माताओं की कूटनीति को दर्शाता है। ठीक है, आपने यहाँ समझा। यूनियन शब्द का हिंदी में संघ होता है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो भी राज्य यूनियन में शामिल होते हैं, पहली बात, यूनियन में जो भी राज्य शामिल होगा, जैसे कोई भी राज्य है, अगर वो किसी भी देश का अंग बनता है तो उस राज्य को जो अधिकार प्राप्त हैं वो बाकी राज्यों के तहत उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि एक तरीके से उस देश का समान राज्य बन जाता है। और जो ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं वो केंद्र को ज़्यादा होती है यूनियन में, यानी कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, राज्यों को कम अधिकार दिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि राज्यों को पूर्णतः शोषण किया जाता है, इन राज्यों के पास में अधिकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकार केंद्र को है, केंद्र की व्यवस्थापिका को है। और इसमें साथ ही साथ ये भी है कि यूनियन होने के नाते कोई भी राज्य क्या है, इस जो देश है उससे अलग होने का अधिकार नहीं रखता है, जो भी देश यूनियन राज्य है। यानी कि अगर इसमें एक बार यूनियन में जो भी राज्य शामिल होते हैं उनको अधिकार दिए जाते हैं कि वो उस देश का अभिन्न अंग है और उन्हें उस राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो भी यूनियन का अंग बनता है कोई भी राज्य है, वो उस देश का अभिन्न हिस्सा बन जाता है और उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि यूनियन के तहत कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, फेडरेशन में अलग हो सकते हैं और कॉन्फेडरेशन में तो चाहे जब अलग हो सकते हैं, इसका तो कहीं भी कुछ औचित्य नहीं रह जाता है। ये जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं कॉन्फेडरल, यानी कि ये जो व्यवस्था है ये विश्व में अभी वर्तमान में किसी भी देश में नहीं है। फेडरेशन और यूनियन ये दो ही रूप अभी प्रचलन में है। जो भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, अमेरिका, रूस, मलेशिया इनके लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपने इस वीडियो में संघवाद का अर्थ हमने समझा, संघवाद के साथ साथ फेडरेशन और ये सभी चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया। ये जो है 11th क्लास का लेसन आप संघवाद पढ़ रहे हैं। संघवाद मैंने आपको बताया, जो राज्य अपनी कुछ पावर, जो कुछ अधिकार हैं वो राज्य को देकर एक संघ का निर्माण करते हैं और अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए जो बातें हैं, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं जो है उसी को हम संघवाद कहते हैं। संघवाद में आपने भारत को देखा, भारत एक विशाल देश था, भारत एक विशाल देश है, अभी भी है।
1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक तो देसी रियासतों में और दूसरा अंग्रेजों वाला भारत जहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया था। तो इन दोनों को एक करना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इन दोनों को एक करने का जो काम दिया गया था वो सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को दिया गया था। माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे और वीपी मेनन थे वो गृह मंत्रालय के सचिव थे और गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन सभी को एक करने का, भारत को एक करने का कार्य सौंपा गया था। तो अब देशी रियासतों में 563 रियासतों का विलय कर लिया गया और अखंड भारत का एक निर्माण किया गया था। इससे पहले अखंड भारत के कई टुकड़े होते गए, आपको पता है। पहला जो टुकड़ा है वो 1893 में पहली बार जो अफगानिस्तान है वो भारत से अलग हुआ था। अफगानिस्तान भारत से अलग कब हुआ? 1893 में। उसके बाद में 1935 में बर्मा जो है, जिसका अभी म्यांमार कहते हैं, वो अलग हुआ भारत से। इसके बाद में 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, एक नया देश बना था। तो इस तरीके से ये भारत का विभाजन समय समय पर होता गया था। तो आपने इस वीडियो में हमने संघवाद को समझा, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान, यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग है वो क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के संघीय संबंधी प्रावधान क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।